हेलो बेटा, गुड इवनिंग। वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस डेली करंट अफेयर्स शो। सत्ते पे सत्ता, 7 बड़ी खबरें और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको हम कवर करते हैं डेली इस क्लास में। मैं आपकी करंट अफेयर्स फैकल्टी प्रिंशिला गांधी आपके लिए इम्पोर्टेंट एनालिसिस लाती हूँ न्यूज़ का, और कैसे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जो भी अदर एग्जामिनेशंस आपका अभी कैलेंडर जो रिलीज हुआ है, आपने आई होप फॉर्म भर दिए होंगे। तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इन सारे एग्जामिनेशंस में, दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट। ठीक है बेटा, तो ध्यान से सुनेंगे, क्लास को फॉलो करेंगे, नोट्स बनाएंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहेंगे। ठीक है, तो बच्चों खुश रहने का बस एक ही मंत्र है कि उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। ठीक है, अगर आप खुश रहना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, ठीक है, शांति चाहते हैं, दिमाग में कोई भसड़ नहीं चाहते कि आप कोई प्रेशर ना हो, कोई टेंशन ना हो, तो क्या आपको करना होगा? जो उम्मीद आप लगाते हैं, एक्सपेक्टेशन आपकी होती है, वो खुद से होनी चाहिए। डिपेंड अगर आप हो रहे हो तो खुद पे ही हो, किसी बाहर वाले से या किसी क्लोज पर्सन से भी किसी काम की या किसी भी हेल्प की उम्मीद आप मत लगाओ। ठीक है, आप सपोर्ट ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, पर काम आपको सारा खुद ही करना है। डिपेंडेंट बेटा, आपको निर्भर जो है वो खुद पे ही रहना है, इसलिए उम्मीद भी है वो खुद से ही लगानी है, क्योंकि सिलेक्शन भी तो आप ही लेंगे ना। ये तो है नहीं कोई आपकी हेल्प कर देगा तो सिलेक्शन उसको मिल जाएगा। जो गवर्नमेंट जॉब है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो अपनी परीक्षा की, तो सिलेक्शन भी तो आपने ही लेना है। ठीक है, सफल भी तो आप ही होगे ना बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को और खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। और इसी मुस्कान के साथ बेटा पहली जो नेशनल न्यूज़ है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेशनल न्यूज़ फर्स्ट सेक्शन विच इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसमें बेटा क्या है, एक एयरलाइन है यहाँ पे जिसका लॉन्च हुआ है, जो कि नई रीजनल एयरलाइन है अभी। ठीक है, तो कौन करता है ये सब एयरलाइंस पे काम? स्टूडेंट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके प्रोजेक्ट्स रहते हैं यहाँ पे। जो एयरलाइन है फ्लाई 91 है इसका नाम, फ्लाई 91। ठीक है, तो मिनिस्ट्री कौन हैंडल करती है एयरपोर्ट्स के डेवलपमेंट को? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जिसके जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, जेएस ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ये एयरपोर्ट के लिए हो गए। और फ्लाई 91 जो है, इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं उसका भी आप नाम लिख सकते हो बेटा, मनोज चैको। तो मनोज हैं जो, वो क्या है? एमडी हैं किसके? फ्लाई N1 के। ठीक है, एफएम से याद रखोगे इसको, फ्लाई N1 और मनोज। ठीक है जी, ठीक है बेटा। साथ में ही ना ये जो प्रोजेक्ट है आपका एयरलाइन या फिर एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो कौन सी स्कीम के अंदर आ जाएगा बेटा? उड़ान स्कीम जो है, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, जिसके अंदर रीजनल कनेक्टिविटी देने की बात करी गई है एयरपोर्ट्स में, जो कि रीजनल एयरलाइंस हैं। ठीक है, एयरपोर्ट हैं, एयरलाइंस हैं, उनकी कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे रीजनल लेवल पे काम होता है। तो उड़े देश का आम नागरिक उड़ान स्कीम के अंदर ये आ जाता है। ठीक है, साथ ही में बेटा ये जो फ्लाई N1 एयरलाइन है, ये कौन से 2 एयरपोर्ट्स को आपस में जोड़ रही है? तो देखो, गोवा से जो लोग यहाँ पे जा रहे हैं एयरपोर्ट से, कौन सा एयरपोर्ट है गोवा में? मोपा एयरपोर्ट। तो ये एयरलाइन मोपा एयरपोर्ट जो कि गोवा में है, गोवा और मोपा। ठीक है, साथ ही में किसको कनेक्ट कर रही है ये? अगाटी इन लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप आइलैंड में कौन सा आइलैंड है यहाँ पे? अगाटी। ये आप देख सकते हो, अगाटी जो जगह है यहाँ पे, कहाँ पे है ये? लक्षद्वीप में। और ये यहाँ पे क्या है? इसका एयरपोर्ट है। तो गोवा और अगाटी, गोवा और अगा, है ना, गोवा आ रहा है, गा और अगा, है ना, गोवा और अगा। तो गोवा और अगाटी, इसमें मोपा और अगाटी को ये लिंक कर रही है एयरलाइन। नाम है इसका फ्लाई 91। ठीक है, फ्लाई 91। ठीक है बेटा, क्लियर है इतना पहली न्यूज से? ये लोकेशन भी आपकी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली जैसे अगाटी न्यूज में था, कौन से ये जो है यूनियन टेरिटरी या कौन से उससे बिलोंग करता है, कहाँ पे ये लोकेटेड है? तो लक्षद्वीप आइलैंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? देखो अब सेकंड जो है वो इंटरनेशनल न्यूज है, अंतरराष्ट्रीय के अंदर कौन सी खबर है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? लेट्स हैव अ लुक टू द सेकंड न्यूज। तो बेटा यहाँ पे जो है सिडबी, ठीक है, आई विल टेल यू अबाउट सिडबी, बट पहले देखो सिडबी ने किया क्या है अभी। इट सिक्योर्स ग्रीन क्लाइमेट फंड प्रोजेक्ट। बेटा ये ग्लोबल लेवल पे ना एक GCF होता है जिसको हम ग्रीन क्लाइमेट फंड कहते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर इनको जो है क्या मिल गया है? अथॉरिटी मिल गई है सिडबी को इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। बेसिकली बेटा ये क्या है? ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है, ठीक है, ये कहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है? GCF जो है किसके अंदर आया था? UNFCCC,
ये बेसिकली देखो ग्रीन क्लाइमेट मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, पर्यावरण जो इश्यूज हो रहे हैं उसके अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है, उसको फंडिंग करने के लिए होता है ग्रीन क्लाइमेट फंड, है ना, ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF। तो UNFCCC के अंदर ये एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। और क्या फुल फॉर्म होती है हमारे UNFCCC की? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग है, डिफरेंट इश्यूज हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर राइज हो रहा है, जो तापमान है पृथ्वी का वो बढ़ रहा है। तो ये सारे इश्यूज को टैकल करने के लिए जो प्रोजेक्ट्स, जो स्कीम्स, ठीक है, और जो भी चीजें डेवलप हो रही हैं उसके अंदर फंडिंग का रोल रहता है ऑन अ ग्लोबल लेवल, ठीक है। तो UNFCCC के अंदर ये आया था। साउथ कोरिया के अंदर ये क्या है? प्रेजेंट है बेटा। इनका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कहाँ पे है? साउथ कोरिया में। 2010 में ये आया था। ईयर क्या है इसका? 2010। 24 इसके अंदर क्या है? बोर्ड मेंबर्स हैं। 24 बोर्ड मेंबर्स हैं जो कि इसको रेगुलेट कर रहे हैं, किसको? ग्रीन क्लाइमेट फंड को, ठीक है। अब इसके अंदर सिडबी एक अलग जो है वो इंस्टीट्यूशन है जो कि इंडिया में प्रेजेंट है। GCF तो ग्लोबल लेवल पे है, बट सिडबी जो है उसने क्या अभी रिसीव करा है? जो फंडिंग है अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ये फंड है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस रहेगा इसमें। तो देखो डॉलर जो है 120 मिलियन का इनको क्या मिला है? फंडिंग मिला है अंडर ASF, अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड। तो यहाँ पे बेटा GCF के बारे में मैंने आपको बता दिया है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्लाइमेट फंड, इनके हेडक्वार्टर्स, इसका ईयर और कैसे ये एस्टेब्लिश हुआ था, क्या ये करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ये ASF है और सिडबी जो है वो क्या करेगा? इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को मैनेज करेगा, ठीक है। एनर्जी इंडस्ट्री के अंदर भी इसका रोल रहेगा और ह्यूमन सिक्योरिटी एंड लाइवलीहुड, ठीक है, कि लोगों को जो है पर्यावरण की समस्याओं से जो नुकसान है वो ना पहुंचे, साथ ही में जॉब्स क्रिएट करना, लाइवलीहुड इंप्रूव करना, रोजगार देना लोगों को, ह्यूमन सिक्योरिटी को मेंटेन करना भी इनके जो है ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, कि क्या क्या काम करना है इनको इस फंड से। अच्छा, इस पूरे प्रोजेक्ट को रेगुलेट कौन करेगा? जो फंडिंग भी सिडबी को मिली है तो कौन सी मिनिस्ट्री हो जाती है यहाँ पे? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये हमारे इंडिया में है, ठीक है, न्यू दिल्ली में। तो बेटा यहाँ पे आपका एक तो GCF इंपॉर्टेंट हो गया, साथ ही में सिडबी के बारे में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है, फैक्ट्स जो है वो पता होने चाहिए, जो कि क्या होता है। इतना आप समझ गए हैं? देखें फिर आप सिडबी के बारे में। तो देखो यहाँ पे सिडबी जो है वो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कहलाता है। क्या बोलते हैं बेटा इसको? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब जो भी हमारे इंडिया में क्या है, इंडस्ट्रीज हैं, एंटरप्राइजेज हैं, उनकी हेल्प करना, उनको लोन देना, क्रेडिट देना, फाइनेंशियली हेल्प करना। तो इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेसिकली, ठीक है। 1990 में ये बना था सिडबी। सिडबी कैसे याद रखोगे? S90 या SD90, क्योंकि S से और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो सिडबी के लिए आप SD या SDB, सिडबी 90 करके, 90 मतलब 1990 इसका ईयर हो गया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, किसको प्रमोट कर रहा है, किसकी हेल्प कर रहा है, क्रेडिट दे रहा है, किसको? MSME सेक्टर को। MSME क्या होता है बेटा? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। कहाँ पे इसके हेडक्वार्टर है? ये इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में, ठीक है। तो जो इंडस्ट्रीज है वो काफी लकी है बिकॉज सिडबी उनको हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज का लक बढ़ जाता है क्योंकि सिडबी उनको हेल्प कर रहा है, लक बढ़ जाता है तो लखनऊ इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। क्लियर है? साथ ही में चेयरमैन भी देख लो यहाँ पे S रमन, ठीक है। रमन जो है वो इनके कौन है? चेयरमैन है, MD है। लोन और क्रेडिट गारंटी, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, इन सब पे इनका काम रहता है। MSME ग्रोथ पे ये वर्क करता है, जॉब्स में, रोजगार देने में भी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी इसका फोकस रहता है एट अ नेशनल लेवल, बिकॉज इंडिया के लिए काम कर रहा है, इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है बेटा। ये सारे फैक्ट्स आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं सिडबी से, बिकॉज इट इज इन न्यूज। तो यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो कैटेगरी है बेटा यहाँ पे कौन सी हो जाती है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये कौन सा सेक्शन है हमारा? थर्ड सेक्शन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो रिसेंट डेवलपमेंट अभी क्या है देखिए, यहाँ पे यूनिफॉर्म कोड लाया गया है फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस का। तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आप देख रहे हो कि अब फिर से न्यूज में आ रही है साइंटिफिक डेवलपमेंट्स की वजह से। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, इंडिया का लेवल अभी क्या है? इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है मेडिसिन में, है ना। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हम कह सकते हैं मेडिसिन में। और क्या विजन है हमारा यहाँ पे?
ग्लोबल फार्मेसी, हमें क्या बनना है बेटा, ग्लोबल फार्मेसी बनना है, ठीक है। और हमने प्रूव भी किया था कि हम हैं, बिकॉज हमने क्या करा था कोविड के टाइम पे, इंडिया ने क्या किया था, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स करके, मेडिसिन करके कोविड के जो हैं काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स और हेल्प करी थी कंट्रीज़ की, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लोबल फार्मेसी भी साबित हुई है इंडिया, और अभी आगे भी इनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि किस तरीके से हम जो है वो ग्रीन प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट कर सके मेडिसिन डेवलपमेंट में। जैसे केमिकल्स का यूज़ होता है ना, तो हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को यहाँ पे बढ़ावा देना है। साथ ही में बेटा WHO की जो क्या है, GMP है, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हम कहते हैं, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हम कहते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन एंड ड्रग्स, ठीक है। और भी कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं हमारे इंडिया में जो क्या कर रहे हैं, इनके डेवलपमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, जो ड्रग्स और मेडिसिन है ना। तो DCGI होता है एक, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, जो ड्रग्स है उनका डेवलपमेंट सारा देखना, राइट। अब बेटा यहाँ पे हम थर्ड लार्जेस्ट है, मैंने आपको बताया था कि इंडिया क्या है, थर्ड लार्जेस्ट है मैन्युफैक्चरिंग की। अगर हम बात करें ग्लोबल फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, थर्ड नंबर पे भारत आता है मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में, ठीक है। और अगर हम क्या करें, वैल्यू की बात करें कि कितनी वैल्यू मेडिसिन वो प्रोवाइड कर रहा है, राइट। एक होता है कि जस्ट बना देना, रिसोर्सेज को लगा देना, एक होता है कि सही उसका यूज हो रहा है, ठीक है। तो 14th नंबर पे है बाय वैल्यू, थर्ड नंबर पे है बाय प्रोडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अपडेट क्या आया है, यहाँ पे देखो यूसीपीएमपी क्या है, कोड है, मतलब रूल्स हैं, कुछ प्रोविजंस हैं, राइट, इसके अंदर जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे, किसकी, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। तो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस पे इसका क्या रहेगा, रोल रहेगा, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। तो ये कोड है, प्रोविजंस है फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ मेडिसिन डेवलपमेंट। तो यहाँ पे बेटा एथिकल मार्केटिंग हो, फ्री और फेयर डेवलपमेंट हो, किसमें, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट, द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है। इसके बारे में जो प्रैक्टिसेस हैं, एथिक्स कमेटी भी है, वो भी आपकी जो है यहाँ पे बनाई जाएगी। तो ये जो है 2024 के अंदर दोबारा से प्रोविजंस आए हैं फॉर ड्रग डेवलपमेंट एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारा जो हेल्थ केयर सेक्टर है, जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी क्या होगा, इम्प्रूव होगा, वो भी क्या होगा, इम्प्रूव होगा, बिकॉज ऑफ दिस यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल सेक्टर, ठीक है, क्लियर है। दिस इज द साइंस एंड टेक न्यूज। उसके बाद देखिए फोर्थ सेक्शन जो है उसमें इनिशिएटिव्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनिशिएटिव के अंदर कौन सा रिसेंट इनिशिएटिव है, तो यहाँ पे देखो क्या लॉन्च करा है, प्रसार भारती ने PB, प्रसार भारती का शब्द सर्विस, ठीक है, शब्द करके इनिशिएटिव लॉन्च है, रिसेंटली न्यूज में था। बताओ किसने लॉन्च किया है, किसका ये इनिशिएटिव है। तो सिंपल सा टू द पॉइंट वाला आंसर है प्रसार भारती और PB शब्द, ठीक है, प्रसार भारती और PB शब्द, खाली शब्द भी आ सकता है, PB भी आ सकता है, बट यू शुड रिमेंबर प्रसार और शब्द, ठीक है, सार और शब्द। तो ये जो है किसका है, प्रसार भारती का। अब देखो यहाँ पे कौन सी मिनिस्ट्री इसको रेगुलेट करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ IB, क्या होता है ये, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जिसके जो यूनियन मिनिस्टर है वो कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर। बेटा कौन है, यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर। और यहाँ पे ये क्या करेगा, ये जो सर्विस है, जो ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ये ना शॉर्ट फीड देगा न्यूज की, तो न्यूज फीड देगा ये, ठीक है। जैसे आपकी और भी कुछ एप्लीकेशंस होती है ना, तो न्यूज़ फीड के अंदर नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी, सोशल मीडिया पे शेयर कर सकोगे, जैसे ऐप डेवलपमेंट होती है, बट ये गवर्नमेंट का हो जाता है प्रसार भारती, है ना। पर्सनलाइज न्यूज़ फीड, मतलब जो आप टॉपिक सिलेक्ट करोगे उसके बेसिस पे आप न्यूज़ देख सकते हो, लोकेशन बेस्ड आपको न्यूज़ डिलीवरी यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। IB के आप मिनिस्टर याद रखना, अनुराग सिंह ठाकुर। और ये किसका इनिशिएटिव है, लिख लो बेटा इसको एक ही पॉइंट के अंदर, PS शब्द डैश प्रसार भारती, खत्म बात, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करते हैं, तो हम जानेंगे प्रसार भारती के बारे में कि इसका जो ईयर है वो क्या है, 1997। ईयर भी तो देखोगे ना इसका, प्रसार भारती का 1997, जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, न्यूज को ये क्या करता है, पब्लिश करता है, दूरदर्शन चैनल्स इसमें रहते हैं, और ऑल इंडिया रेडियो जो AIR FM होता है, ठीक है। सर्विसेज में क्या जाता है, रेडियो और टेलीविजन, टेलीविजन में काफी सारे चैनल्स होते हैं, दूरदर्शन के DD न्यूज करके होता है, ठीक है। और ये स्टूडेंट्स हेडक्वार्टर्स कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है ये स्टूडेंट्स, प्रसार भारती एक्ट जो पास किया था पार्लियामेंट ने, उसके अंदर हुआ था, ठीक है, क्लियर है। प्रसार भारती 1997,
ओके बेटा, दिस वाज द फोर्थ सेक्शन। अब पांचवा देखो, एक प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम, कैंपेन्स, इनिशिएटिव्स, तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, है ना, वन वर्ड वाली, टू द पॉइंट वाली। तो इसको आप बिल्कुल एक ही लाइन के अंदर नोट करोगे, ठीक है। तो बेटा फिफ्थ सेक्शन यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारे प्रोग्राम्स जो न्यूज में है, तो इसके अंदर कौन सा प्रोग्राम है, ठीक है, देखते हैं इसको। योगा महोत्सव, ठीक है, कौन सा है ये, योगा महोत्सव 2024। तो यहाँ पे इसको महोत्सव क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज अभी ना 100 डेज काउंटडाउन इसका स्टार्ट हो गया है, ठीक है, 100 दिन जो है वो बचे हैं बेटा। इंटरनेशनल योगा डे जो है वो कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे अभी 2024 में जो आएगा, कब आएगा, 21 जून को। तो ये आप लिख लीजिए 21 जून 2024। साथ ही में इसकी जो थीम होने वाली है, इसकी थीम भी क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या थीम है, योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। तो देखो हर चीज को ना किससे जोड़ रहे हैं, महिलाओं के एम्पावरमेंट से, ठीक है, उनको स्ट्रांग बनाने की बात करी गई है, उनमें निवेश करने की बात करी गई है। तो कोई भी रिसेंट डेवलपमेंट आ रहा है तो हर सेक्टर को ना वुमेन के साथ, महिलाओं के साथ जोड़ रहे हैं, राइट। तो इससे ही पता लग रहा है कि हमारा जो वुमेन के ऊपर डेवलपमेंट है वो काफी ज्यादा है, फोकस काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे बेटा योगा महोत्सव है ये प्रोग्राम, इसकी थीम है योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। 100 डेज का काउंटडाउन स्टार्ट हुआ है, 21 जून को ये मनाया जाता है। अभी यहाँ पे आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है वो इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए और जो भी हमारी हेल्थ रहती है उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। G20 के टाइम भी हमारा जो मोटो था वो क्या था, वासुदेव कुटुंबकम, है ना, ये विजन था हमारा, ठीक है बेटा। तो इतना आप याद रखोगे प्रोग्राम से, योगा महोत्सव के बारे में, कि योगा की इंपॉर्टेंस को यहाँ पे दर्शाया जाएगा। इंटरनेशनल योगा डे पे हम क्या करते हैं, जो योगा के अलग अलग आसन्स होते हैं, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, है ना, वायु होती है, प्राण वायु, अलग अलग तरीके के इसके अंदर जो हमारे तत्व होते हैं, ठीक है। तो उन पे फोकस रहता है कि वो हमारे जो शरीर है उसमें बैलेंस होने चाहिए। तो इसके ऊपर यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है बेटा, नोट कर लिया आपने इतना। तो प्रोग्राम्स में आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। समझ गए। उसके बाद देखो यहाँ पे जो 6th सेक्शन है, एक स्कीम ऑल्सो भी लॉन्च हुई है। तो कौन सी स्कीम है बेटा 6th सेक्शन में, नमो ड्रोन दीदी स्कीम, ठीक है। नमो ड्रोन दीदी मतलब कि वुमेन्स को जो है यहाँ पे ड्रोन्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रोन टेक्नोलॉजी का काफी फोकस रहता है हमारे एग्रीकल्चर में, कृषि विकास में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर ना वुमेन को SHG ग्रुप्स जो होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो यहाँ पे 15,000 महिलाओं की मदद करी जाएगी। उनको जो है वो क्या दिए जाएंगे बेटा, यहाँ पे ड्रोन दिए जाएंगे। तो क्या यहाँ पे मोटिव रखा हुआ है, विकसित भारत का, सशक्त नारी विकसित भारत। मतलब अगर वुमेन एम्पावरमेंट होगा, महिलाएं अगर स्ट्रांग होंगी तो अपने आप ही हमारा क्या होगा, भारत जो है वो विकसित होगा, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हर चीज होगी। तो यहाँ पे जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है पूसा में, न्यू दिल्ली में, ठीक है, उसके द्वारा यहाँ पे जो है वो रिसर्च वर्क है। और क्रॉप मॉनिटरिंग पे यहाँ फोकस रहेगा, फर्टिलाइजर स्प्रेइंग पे। बेटा फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जो हमारी फसलें होती हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को, यील्ड को बढ़ा देते हैं, है ना। तो NPK अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, यहाँ पे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये सारे क्या कहलाते हैं, फर्टिलाइजर्स। और जो बीज है उनको बोने के लिए भी इनका यूज करा जाएगा। तो यहाँ पे ये ड्रोन्स का इंपॉर्टेंस हो जाता है कि ये ड्रोन्स क्यों बांटे जा रहे हैं, ताकि उनको जो मैनुअली वो काम करती हैं अपने हाथ से, वो टेक्नोलॉजी के द्वारा उनकी हेल्प हो, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में इनको महिलाएं जो है 15,000, वहां पे ये ड्रोन बांटे जाएंगे नमो ड्रोन दीदी स्कीम में, ठीक है, क्लियर है। तो ये रोल हो जाता है ड्रोन्स का, क्रॉप मॉनिटरिंग में नजर रखने के लिए, फर्टिलाइजर्स को स्प्रे करने के लिए जो छिड़काव होता है इनका, और साथ ही में सीड सोइंग के अंदर, ठीक है। इट इज अबाउट दिस स्कीम अंडर द एग्रीकल्चर सेक्टर, हेल्प करेगा ये, ठीक है, वुमेन को। अब साथ में बेटा एक रिपोर्ट और रैंक का जो है यहाँ पे सेक्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है। रैंक्स जो भी हमारे ग्लोबल रैंक्स और रैंकिंग होती है उसमें भारत की जो रैंक है उससे प्रश्न बहुत आते हैं एग्जाम्स में। तो अभी लेटेस्ट जो रैंक है देखो कौन सी है, जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है, एक तो आपका वीडेम इंस्टीट्यूट है, वेराइटीज फॉर डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट ने डेमोक्रेसी रिपोर्ट पब्लिश करी है। इसमें भारत जो है उसमें क्या बोला गया कि 2018 में ही वो इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बन गया था भारत, एक तंत्र,
ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या मतलब होता है एक तंत्र का, ऑटोक्रेसी का, जैसे कि जो सम्राट है, जो मोनार्क है, वो जब पूरे जो राज्य को क्या करते हैं, रन करते हैं, या किसी नेशन को, है ना, कंट्री को, तो यहाँ पे इलेक्टोरल मीन्स की इलेक्शंस तो हो रहे हैं, चुनाव तो करा जा रहा है पीपल के द्वारा, मतलब डेमोक्रेटिकली हम इलेक्ट कर रहे हैं, हम ही लोगों को जो है चुन रहे हैं, है ना, जो कैंडिडेट्स है सरकार, हम ही उसके अंदर वोट करके आते हैं। बट यहाँ पे ऑटोक्रेसी क्या है कि एक तंत्र फिर भी हो रहा है, ठीक है, फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जैसे फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाना किसका काम होता है, ईसीआई का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके बारे में बताया था मैंने आपको, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाना। बट यहाँ पे इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी के अंदर हमें जो है इंडिया को 2018 में ही घोषित कर दिया गया था। 2022 की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो टॉप 10 ऑटोक्रेटाइजिंग कंट्रीज में आता है। पूरे विश्व में ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखें तो टॉप 10 के अंदर इंडिया का भी यहाँ पे नाम है, ठीक है, ऑटोक्रेटाइजिंग में एक तंत्र जो देश हैं। और 2023 की अगर हम बात करें, देखो कि 42 कंट्रीज, इसमें जो 35% पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो किसके अंदर आ रही है, 42 कंट्रीज में क्या हो रहा है, ऑटोक्रेटाइजेशन एक तंत्र है, ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो ग्लोबल लेवल पे 18% कंट्रीब्यूशन है। कितनी पॉपुलेशन है भारत की अभी, जनसंख्या 1.42 बिलियन, टॉप पर है हम, ठीक है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन हम कह सकते हैं, चाइना और इंडिया की बराबर आ चुकी है 1.42 बिलियन, तो 18% कह सकते हैं इसको हम पूरे विश्व का, ठीक है। तो ऑटोक्रेटाइजिंग नेशन में हमारा भारत शामिल है। ये रिपोर्ट किसने दी थी, वीडेम इंस्टीट्यूट ने, डेमोक्रेसी पे रिपोर्ट 2024 का डेटा है, ठीक है बेटा, 2023 का बता रखा है ना यहाँ पे, तो 2024 में पब्लिश हुई है वीडेम इंस्टीट्यूट वेराइटीज फॉर डेमोक्रेसी। एक ये रिपोर्ट हो गई, समझते हो इतना अगर इस रिपोर्ट से। तो एक और रिपोर्ट है बेटा, इंडिया की रैंक है, देखो कौन सी रिपोर्ट में, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स अभी पब्लिश करा है किसने, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स बाय यूएनडीपी, ये जो इंस्टीट्यूशन है। अब इंडिया जो है वो 14 रैंक पे जंप कर गया है, ठीक है, जंप कर गया मतलब हमारी जो रैंक है वो इम्प्रूव हुई है, किसमें, जेंडर इनइक्वालिटी में, जो हमारा जाति के बेसिस पे भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसकी रैंकिंग करी गई है ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो 2022 की थी यहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी, तो इंडिया की जो रैंक है वहाँ पे 108 देखी गई है 193 कंट्रीज में से, विद अ स्कोर ऑफ, अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे ना स्कोरिंग करी जाती है, स्कोर दिया जाता है देशों को। तो देखो कौन कौन से 3 डायमेंशन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी है, ठीक है, महिलाओं की, एम्पावरमेंट कितना हो रहा है, लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन कैसा है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे डायमेंशंस दिए गए हैं। और रैंक आपको याद रखनी है बेटा, GII, ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स नहीं है, ये जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में 108 लिख लो बेटा। कौन पब्लिश कर रहा है, यूएनडीपी, यूएनडीपी जो इंस्टीट्यूशन है वो न्यूज में है, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसके जो फैक्ट है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रैंक नोट कर लो, कितनी कंट्रीज में से है, 193 कंट्रीज में से, स्कोर क्या है 0.437। अब देखो यूएनडीपी के बारे में, 1965 में आया था, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ग्लोबल है ये, ठीक है। ईयर देखो 1965 लिखो इसको, यूएनडीपी 1965। क्या काम रहता है इसका, ह्यूमन डेवलपमेंट पे, गरीबी मिटाने में, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, भेदभाव ना हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ये क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहा है। इसका मोटो क्या है बेटा, एम्पावर्ड लाइव्स, रिजाइलेंट नेशंस। और हेडक्वार्टर तो लिख लो एक बार इसको, न्यूयॉर्क में इसके हेडक्वार्टर है। यूएनडीपी इज अ वेरी प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन, तो इसके क्वेश्चन बेटा बन सकते हैं। ईयर को लिख लो और इसको लिख लो, हेडक्वार्टर्स को, ठीक है, इतना आपके लिए फैक्ट्स बहुत है। लीडर कौन है, इनके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, अचिम स्टीनर, अचिम और अकिम स्टीनर, ठीक है, AS और यूएस से, न्यूयॉर्क 1965। टू द पॉइंट वाले फैक्ट्स, कोई थियोरिटिकल आपको इसमें नहीं लिखना है, फैक्चुअल डेटा आपको यहाँ पे लिखना है अपने एग्जाम्स के लिए, ठीक है। क्लियर है ये दोनों रिपोर्ट। तो बेटा अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में देखो कौन कौन से शामिल है, अभी जो कुछ और जो दिन की इंपॉर्टेंट खबर हो जाती है जो आपको याद रखनी है, तो इसमें विच कंट्री स्टेज ज्वाइंट नेवल ड्रिल्स अभी देखी है, नेवल ड्रिल करी है चाइना, ईरान और रशिया ने, तो रिक कर लो, RIC, चाइना, ईरान और रशिया, ठीक है। साथ ही में स्टूडेंट्स, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन नेवी शिप बिल्डिंग प्रोग्राम,
तो अग्रय अक्षय ये शिप बिल्डिंग प्रोग्राम भारत का ही है, ठीक है। AA शिप बिल्डिंग। एंड वेयर डिड नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड NRL, NRL क्या है बेटा, जो ये कंपनी है रिफाइनरी लिमिटेड, इन्होंने अपना ऑफिस जो है बाहर कहाँ पे खोला है तो ये इंडिया का, लेकिन ढाका बांग्लादेश में इनका पहला ओवरसीज जो ऑफिस है वो देखा गया है, ढाका कैपिटल ऑफ बांग्लादेश में, ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ 2024 वर्ल्ड किडनी डे? तो वर्ल्ड किडनी डे की जो थीम है किडनी हेल्थ फॉर ऑल, ये इसकी थीम हो जाएगी, किडनी हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है बेटा। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज से आपने नोट कर लिया इंपॉर्टेंट। अब देखो MCQ सेक्शन में यू हैव टू आंसर नाउ, राइट। 7 क्वेश्चंस रहेंगे, 10 सेकेंड में आपको आंसर करना है। क्वेश्चन देखते ही यू शुड नो कि हाँ इसका आंसर ये है, बिकॉज मैं आपको यहाँ पे ट्रिक्स याद कराती हूँ, तो उसी तरीके से आपको इनको फॉलो करते जाना है। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, देखो विद विच ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन करे हैं 2 कॉन्ट्रैक्ट, किसके परचेज के लिए, क्या खरीदा है? 34 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स, 34 एडवांस हेलीकॉप्टर्स मंगाए गए हैं डिफेंस मिनिस्ट्री ने। तो किसके साथ ये ऑर्डर जो है वो देखा गया है, कॉन्ट्रैक्ट जो है, बताओ बेटा। भेल, HAL, EIAL और BEL। HAL इज द राइट आंसर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। 1940 में ये क्या हुआ था बेटा, बना था, ठीक है। 1940 इसका ईयर हो जाएगा HAL का। क्लियर है पहला प्रश्न आपको, ठीक है। वहीं पे बेटा BHEL क्या होता है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, और आपका भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये सारी जो है कंपनीज हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से उत्तर देंगे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम यंगेस्ट क्रिकेटर टू विन द सर रिचर्ड हेडले मेडल? किसको मिला है ये रिसेंटली मेडल, यंगेस्ट क्रिकेटर हो जाते हैं जो, कौन है वो बेटा, नाम क्या है इनका? रचिन, विराट, शुभम या डेरिल? बताइए। रिचर्ड हेडल मेडल, ठीक है, रिचर्ड हेडली मेडल, तो नाम है इनका रचिन रविंद्र। अब रिचर्ड और रचिन है ना, सिंपल है ये, तो इसको लिख लो रिचर्ड और रचिन, ऐसे लिखो रिचर्ड मेडल, फिर हाइफन लगाओ और फिर लिखो रचिन। कहाँ से बिलोंग करते हैं? न्यूजीलैंड, जिनकी जो कैपिटल है क्या है, वेलिंगटन, वेलिंगटन, ठीक है बेटा, न्यूजीलैंड के हैं ये यंगेस्ट क्रिकेटर। क्लियर है इतना? ए इज द राइट ऑप्शन, रचिन रविंद्र। दूसरा प्रश्न क्लियर है बेटा। थर्ड देखो आपकी स्क्रीन पर है, रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री साइन प्रोटोकॉल टू एस्टेब्लिश्ड JETCO ज्वाइंट इकोनॉमिक ट्रेड कमेटी है, ये किसके साथ देखी गई है अभी? इंडिया और कौन सी कंट्री ने साथ में ये कमेटी बनाई है, बताओ इसमें जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी इज द राइट ऑप्शन, डोमिनिकन रिपब्लिक, जो आपका नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है। तो यहाँ का जो देश है, ये जो कंट्री है, उसके साथ बनाई है ज्वाइंट इकोनॉमिक कमेटी, ट्रेड के ऊपर और इकोनॉमिक पे ये क्या कर रहे हैं बेटा, कोलैबोरेट कर रहे हैं, भारत और डोमिनिकन रिपब्लिक, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022? बताओ बेटा। अभी बताया था मैंने आपको GII कौन पब्लिश करता है, रैंक बताई थी मैंने आपको, भारत की क्या हो जाती है यहाँ पे 108, 193 कंट्रीज में से, ठीक है। और हम जो है वो 14 जंप लिया है, मतलब हमने 14 रैंक से इम्प्रूव करा है, हमारी रैंक जो है वो इम्प्रूव हुई है। इसको पब्लिश करते हैं UNDP, जिसका ईयर आपको याद रखना है 1965, ठीक है, ठीक है। DP 65 करके लिख लो इसको, और रैंक आपको 108 याद रखनी है। GII मतलब जेंडर इनइक्वालिटी की ये रैंक है। क्लियर? क्लियर बेटा। चलो पांचवा प्रश्न देखो आपकी स्क्रीन पे, हु अमंग द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड स्पेशल डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम CCMS ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि क्या है NIA। तो किसने इनॉग्रेट करा है? राइट आंसर बताइए बेटा, इसमें 10 सेकेंड है आपके पास। तो बेटा अमित शाह इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। NIA के साथ जो है ये क्या करा है, इनॉग्रेट डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम। तो NIA यहाँ पे क्या हो जाती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो एंटी टेररिज्म क्या है, इंस्टीट्यूशन है बेटा, ठीक है। 2009 में ये क्या हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था 2009 में, ठीक है, 2009 में। बी इज द राइट आंसर, अमित शाह ने अभी क्या करा है, इनॉग्रेट करा है। छठा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, इंडिया एंड विच कंट्री
रिसेंटली साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कौन सी फील्ड में? लॉ एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे। किन दोनों देशों ने है वो क्या करा है? MOU साइन करा है इंडिया के साथ। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर एशिया में कंट्री है, तो इनके साथ क्या हुआ है? लॉ एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे साइन हुआ है रिसेंटली। ठीक है, अब देखो लास्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स हैव वन रणजी ट्रॉफी 2024? किसने जीती है रणजी ट्रॉफी? बेटा क्रिकेट चैंपियनशिप जो है ये लार्जेस्ट BCCI करवाते हैं। ठीक है, बताओ इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई क्रिकेट टीम। 42nd बार है इनका, तो 42 बार इसे क्या है लगातार जीतते आ रहे हैं। यहाँ पे रणजी ट्रॉफी में इन्होंने मुंबई क्रिकेट टीम ने अभी क्या कर लिया है? ये जीत लिया है जो क्रिकेट चैंपियनशिप है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? याद रखोगे इसको। हेडक्वार्टर्स भी इनके कहाँ है? मुंबई में ही है ना, मुंबई में ही है। ठीक है, 1934 से ये चल रहा है रणजी ट्रॉफी, और BCCI इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे हो जाती है इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर है? सातों प्रश्न आपको, साथ ही में जो मैंने आपको ईयर बताए हैं, स्टैटिक फैक्ट्स बताए हैं अबाउट ऑल ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर रिसेंटली इन न्यूज। तो रेगुलरली बच्चों ऐसी तरीके से आपको फॉलो करना है, पढ़ते जाना है। ठीक है, कोई भी आपको डाउट होता है या फिर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप डेफिनेटली हमसे कनेक्ट हो सकते हो, हमसे जुड़ सकते हो और पूछ सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स को। ठीक है बच्चों, तो रोज शाम को 7 बजे जुड़ना मत भूलिएगा गैलेक्सी क्लासेस डेली करंट अफेयर्स शो पे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे।